नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज हम आपसे एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराने जा रहे हैं जो राजनीति नहीं है, लेकिन पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वो पत्रकारिता की बारीकियों को सिखाए और उन्हें विरासत में पत्रकारिता मिली है। वर्तमान दौर में पत्रकारिता किस तरह से बदल रही है और जिस तरह से सोशल मीडिया हावी हो रहा है, उससे वास्तविक पत्रकारिता पीछे छूट रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच है जिला प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष राहुल जी जैन। वे युवा हैं, बहुत कम समय में पत्रकारिता में उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। राहुल जी, आपका स्वागत है नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। धन्यवाद राकेश जी। आप तो चूंकि पत्रकारिता आपको विरासत में मिली, पापा पत्रकार रहे, परिवार में और भी लोग पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता में आने का लक्ष्य तय किया था कि जीवन में कुछ और बनना चाह रहे थे? मैं एक्चुअली बनना तो चाह रहा था सीए, लेकिन अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे इंदौर छोड़ करके नीमच आना पड़ा, क्योंकि पापा ने मार्गदर्शन इस्टेब्लिश किया। तो फिर उनका साथ देने के लिए मुझे इंदौर से अपनी पढ़ाई छोड़ करके और नीमच आना पड़ा। और तो आप इंदौर में सीए की तैयारी कर रहे थे? सीए मतलब मेरा इंटर्नशिप क्लियर हो चुकी थी। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका वो क्लियर हो गया था, लेकिन मतलब फाउंडेशन क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद आगे की पढ़ाई बहुत जारी है। नहीं, घर में तो जैसा आपका माहौल पूरा पत्रकारिता वाला था, पापा नीमच के वरिष्ठ पत्रकार रहे और लोगों का आना जाना, हर तरह की हस्तियाँ आती थी, तो उस समय कहीं ना कहीं आप खबर लिखना सीख गए थे या अपनी पढ़ाई के दौरान ही कि अपन को इस क्षेत्र में जाना ही था? मेरा इस क्षेत्र से कोई सरोकार था ही नहीं, और मेरा सिर्फ पढ़ाई से सरोकार था। पढ़ाई ही करना चाहता था, लेकिन चूँकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि पापा को नया न्यूज़पेपर मतलब मार्गदर्शन स्टार्ट हुआ, तब से अपनी पत्रकारिता? तब से पत्रकारिता शुरू की मैंने। उससे पहले पत्रकारिता नहीं। आज कम तो मार्गदर्शन को भी करीब 30 साल हो गए। 27 साल पूरे हो चुके हैं। 27 साल पूरे हो गए। तो जिस समय आप थे तब आपका ग्रेजुएशन हो गया? तब से मेरा ग्रेजुएशन हो गया। अच्छा, आप पत्रकारिता के आज के ऐसे दौर में जब पत्रकारिता की जो आधारशिला वो खत्म होती जा रही है, वो वैल्यू नहीं रही है, क्या कहेंगे? देखो, पत्रकार आज भी जो पत्रकार हैं, एक्चुअल पत्रकार हैं, वो आज भी हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। जो लिखते भी हैं, जो एंकरिंग भी करते हैं, जिनको न्यूज़ बनाना भी आता है, बोलना भी आता है, समझना भी आता है और समझाना भी आता है। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर ऐसा आ गया है कि सिर्फ मोबाइल पे बोल करके कुछ तो भी अनाप शनाप लिखना वो पत्रकारों की श्रेणी में नहीं मानता। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमने देखा है कि जो प्रिंट मीडिया का दौर है वो लगभग कोरोना के बाद से तो ख़त्म होता जा रहा है, और मोबाइल ऐप्स और यूट्यूब चैनल्स की बाढ़ सी आ गई है। तो ऐसे दौर में अगर सोशल मीडिया से भी पत्रकारिता हो तो उन पर एक सेंसरशिप लागू होनी चाहिए, उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, हर कोई पत्रकार नहीं बन जाए। देखो, पत्रकारिता के मापदंड भारत सरकार का जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसको तय करना चाहिए, लेकिन आज तक उन्होंने इस बात के लिए कोई पहल की नहीं है। हालांकि अभी इन दिनों में सुनने में आया है कि शायद यूट्यूबर्स को भी वहाँ पंजीकृत किया जाएगा, तो हो सकता है कि इसके अंदर कहीं सुधार की गुंजाइश दिखे। लेकिन अभी वर्तमान दौर के अंदर मैं इसको पत्रकारिता नहीं मानता हूँ। और रही बात प्रिंट मीडिया की जो आपने कही है, तो प्रिंट मीडिया एक ऑथेंटिक मीडिया है। आज कितना भी आदमी सोशल मीडिया पे कितनी भी सुन लेगा, लेकिन जब बारी आएगी उसको परखने की, तो वो अखबार उठा करके देखेगा, उसके अंदर टटोलेगा कि यार ये खबर कितनी सत्य है और यह भ्रामक। अखबार को दस्तावेज माना जाता है जो हर जगह सालों बाद भी रिकॉर्ड कायम रहता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर एक बार जो छप गया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी के भी खिलाफ कुछ भी छाप दो और फिर लेन देन करके और उसको रफा दफा कर दो। लेकिन अखबार के अंदर एक बार अगर कोई चीज़ छपी है तो उसके ऊपर फिर कोई आप कार्रवाई, मतलब ये है कि ना, प्रमाणिक तौर पे अखबार की एक अहम भूमिका रहती है। और देखा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अगर हावी हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमाणिक रूप पर कुछ पेश कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक समाचार चला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक समाचार चला, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि वो बंद हो जाता है। लेकिन क्या हम प्रिंट मीडिया के साथ ऐसा कर सकते हैं? प्रिंट मीडिया में एक बार जो चीज़ पब्लिश हो गई, चाहे वो मॉर्निंग के पेपर में हो, चाहे वो इवनिंग के पेपर में हो, वो रिकॉर्ड हो गई, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो चीज़ डिलीट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं येलो जर्नलिज्म इसमें उपयोग में आया है। विश्वसनीयता नहीं है, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अच्छा, पत्रकारिता के कई दौर रहे हैं। हमने
आपके पापा का दौर भी देखा और वर्तमान दौर भी देख रहे हैं, कौन सा दौर अच्छा माना? पुराना जो दौर था पत्रकारिता, जो सेवा प्रकल्प है, पत्रकारिता के माध्यम से व्यक्ति सेवा करता है समाज की, जो बुराइयां हैं उनको बाहर लेकर के आता है और अच्छाइयों को प्रशंसनीय ढंग से छापता है। लेकिन आज का दौर वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए रह गया है। पुराने दौर के अंदर जब हमारे पापा पत्रकारिता करते थे, उस दौर के किस्से जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में पत्रकारिता उस समय में हुआ करती थी। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पत्रकारिता की जा रही है, जो कि पत्रकारिता की श्रेणी नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि बहुत सारे अभी वर्तमान में ऐसे पत्रकार आ गए, यूट्यूबर टाइप, जो सिर्फ लोगों को टारगेट करके खबर लिखते हैं और उनका ना तो शिक्षा से कोई उद्देश्य है, ना उनका पत्रकारिता से कोई उद्देश्य है, ना उनका समाज से कोई सरोकार है। राकेश जी, एक बात बताओ मेरे को कि क्या आप सबसे पहले तो ये बताओ कि यूट्यूबर्स के अंदर भी श्रेणी है, यूट्यूबर्स प्लस सोशल मीडिया, इसकी पत्रकारिता को क्या आप जर्नलिज्म की कैटेगरी में रखोगे? सबसे पहला तो ये प्रश्न है मेरा। मतलब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या है, मैं इसको पत्रकारिता नहीं मानता हूँ। ये सिर्फ वो है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, जिसको व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूबर्स हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं या समर्पण भाव से कार्य करते हैं और सेवा के उद्देश्य को लेकर के काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ टारगेट करके काम करते हैं, वो प्यादे हैं, मोहरे हैं, जिनका इस्तेमाल समय समय पर उनका आका करता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे अगर कोई वकील बनता है तो वो वकालत की पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है तो MBBS करता है। पत्रकारिता में आने के लिए चलो आप पत्रकारिता नहीं करें, लेकिन कम से कम वो ग्रेजुएट तो वो शिक्षित तो एक शिक्षा का क्राइटेरिया, एक मापदंड तो तय होना चाहिए कि अगर पत्रकारिता में आ रहा है तो कम से कम वो इतना तो पढ़ा लिखा हो कि वो समाज को उस खबर को लिख सके, उस खबर को बोल सके, उस खबर को समझ सके। आज हम देखते हैं कि जिलाधीश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, SP की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें जितने लोग आते हैं, एक बार मैं उनसे, जिलाधीश से और जिला अधीक्षक महोदय से ये निवेदन करूंगा कि जितने लोग आते हैं उनको एक बार कमरे के अंदर रोक लें और एक एक कागज और पेन दे दें और उसके बाद ये कहें कि यार ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको बना लो, जो बढ़िया बनाएगा उसको 3 श्रेणी के अंदर पुरस्कृत कर दो। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल पत्रकार आते हैं आपके पास कि सिर्फ और सिर्फ नहीं। ये चीज़ इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी है, क्योंकि वो ओरिजिनल पत्रकारों को पहचान नहीं पाते। ओरिजिनल पत्रकारों को पहचानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि पत्रकार ओरिजिनल जो है वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, अपने काम से सरोकार रखता है, उसको इधर उधर मुंह मारने की आदत नहीं होती है। आपने कभी भी देखा होगा कि वहाँ पे जितने भी लोग मंडराते हैं वो सिर्फ गिद्ध के रूप में मंडराते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी को भी समझना चाहिए ना। आजकल क्या होता है कि एक पैटर्न और चल गया, चेक पुलिस। किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई 2 लाइन डाल दो, चेक पुलिस, वो अधिकारी घबरा जाता है। ये एक पॉलिसी बना ली गई है और जनसंपर्क कार्यालय यहाँ पे कार्यरत है। ये शायद उसी की पॉलिसी का एक हिस्सा है कि जिसके अंदर किसी के भी खिलाफ अगर कुछ छपे तो उसको चेक करवा दो पहले। नहीं, लेकिन फिर भी नीमच के हमने देखा कि पत्रकार जो अभी 3-4 साल पहले एक जिला प्रेस क्लब का गठन हुआ था, उसमें सारे पत्रकार एकजुट होकर पत्रकार बने थे और एक पत्रकार संगठन बना था और उसमें सारी मतलब एक अच्छा संगठन चल रहा था। बाद में उसकी भी 2 स्थिति होगी, तो ये कारण क्या था? हमें सबसे पहला तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर कोई भी संगठन है उसका उद्देश्य पाक और पवित्र होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जितने भी संगठन खड़े हुए हैं उनकी आधारशिला जो रखी गई वो एक संगठन के विरोध के आधार पे दूसरा संगठन, दूसरे संगठन के विरोध पे तीसरा संगठन। इसमें कुछ कतिपय लोग हैं जो आपको शुरू से ही देखने को मिलेंगे। कुछ कतिपय लोग वो शुरू से ही हैं जिनने जिला प्रेस क्लब के अंदर आह्वान किया। बाद में जब उनकी नहीं चली तो उनने उस जिला प्रेस क्लब को तहस नहस करने का प्रयास किया। अगर वो तहस नहस नहीं हुआ और अगर वो सक्षम रूप से खड़ा हो गया तो उसके बाद फिर उसके जो असंतुष्ट लोग हैं उनका गिरोह बनाया और गिरोह बना करके नया संगठन खड़ा कर दिया। फिर नया संगठन अगर उसके अंदर अगर असंतुष्टि हुई तो फिर एक नया गिरोह बना करके तीसरा संगठन खड़ा कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे वो 5-7 जने हैं जो मौका परस्त हैं। पत्रकारिता से कुछ लेना देना, उनको कोई पत्रकारिता, मैं कह रहा हूँ उनको लिखना भी नहीं आता होगा, लेकिन बस वो लोग सिरमौर बन करके बैठना चाहते हैं कि यार हम मठाधीश हैं, जो भी कुछ चले पत्रकारिता की श्रेणी हो तो हमारे माध्यम से हो। तो उनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं।
निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। इस कारण से वो पत्रकारिता नहीं करनी है। संगठन उनको एक आम पत्रकार से कोई मतलब नहीं है। उनका खुद का पेट भरना चाहिए, उनका घर चलना चाहिए। एक सामान्य पत्रकार, आज मैं कहता हूँ आपको कि साहब उसका पाँव कटा, हमारे एक मित्र पत्रकार साथी का, मैं कह रहा हूँ उसके मदद के लिए कितने पत्रकार आगे आए, कितने संगठनों ने आगे जाकर के उनकी हाल पूछी कि यार भैया ये तेरे को तकलीफ है तो चल यार हम तेरे को काम कर। केवल चुनाव करवाना, केवल अपनी वाली दिखाना कि यार हम कुछ हैं। और इसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो कि मेरे साथ भी ये घटनाक्रम हुआ है और मैंने कई लोगों को बेनकाब किया है इस चीज़ में। मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता में जो पत्रकार संगठन है, चाहे वो 1 बने, 2 बने या 3 बने, उनका एक क्राइटेरिया, एक रूल फिक्स होना चाहिए कि वो किसको सदस्यता देंगे। पहली चीज़, अगर आपको, और ये मेरे ख्याल से ये अखबार मालिक हो या चैनल संचालक हो या अन्य कोई चीज़ हो, अगर वो किसी को पत्रकार नियुक्त कर रहे अपने संस्थान का, तो उसकी स्थिति पता लगा ले कि वो कितना ग्रेजुएट है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी छवि कैसी है, वो लिखना जानता है कि नहीं जानता है, तो वो आगे बढ़े। और ये अगर वो कोई संगठन अगर किसी को मान्यता दे रहा है, बार एसोसिएशन की सदस्यता ऐसे नहीं मिल जाती है, उसको बहुत पकना पड़ता है, लॉ के एग्जाम पास करने रहते हैं, तब वो बार एसोसिएशन की सदस्यता लेता है, वकील बनता है। लेकिन पत्रकारिता में भी ऐसे कुछ होना चाहिए। पत्रकारिता की जो श्रेणी है जी, उसके अंदर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कौन पत्रकार होगा। कई लोगों को गॉड गिफ्ट भी होता है, जो भले ही पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उनकी शैली ऐसी होती है, उनके अंदर दिमाग ऐसा होता है कि वो लोग लिख सकते हैं, वो लोग बोल सकते हैं। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छी पत्रकारिता कर सकता है, लेकिन भावना उसकी शुद्ध होनी चाहिए। भावना उनकी शुद्ध होनी चाहिए। और पत्रकारिता का जो उद्देश्य है, सेवा प्रकल्प, वो प्रज्वलित रहना चाहिए। और संगठन के अंदर जब जब चुनाव होंगे, तब तब संगठनों के फाड़ होंगे। नहीं तो सर्वानुमति होना चाहिए, सर्वानुमति 100% होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ पे जितने वरिष्ठ लोग हैं, जिन लोगों ने पत्रकारिता की गहनता को जांचा है, जिन लोगों ने पत्रकारिता को जिया है, ऐसे लोगों को आज की वर्तमान व्यवस्था में आगे आने की आवश्यकता है। वो लोग आगे आए, आकर के तय करें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। लेकिन वरिष्ठों में भी बहुत विवाद है। वरिष्ठों में तो विवाद रहेंगे। हर आदमी का अपना एक पेट जुड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने पेट को काट करके और आगे नहीं। लेकिन मैंने देखा है, जैसे हमने देखा है इंदौर में प्रेस क्लब है, उसके एक रूल्स है, वो बढ़िया चल रहा है। मंदसौर में अभी हाल ही में पत्रकारों के चुनाव हुए, सर्वानुमति से पुष्पराज सिंह राणा अध्यक्ष चुने गए। और ऐसा ही एक झूठता वाली चीज़ें अगर वरिष्ठ पहल करें तो यहाँ पे सारे विवाद खत्म हो सकते हैं। 100% हो सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि वरिष्ठ लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, जिन लोगों ने पत्रकारिता को जिया है, उन लोगों को प्रयास करना चाहिए। एक चीज और है पत्रकारिता में, हम पत्रकारों को अगर मान लीजिए कोई अखबार वितरण करने वाला आकर भाई तो हम उसको पत्रकार मान लेते हैं। कोई प्रेस में मशीन में काम कर रहा है तो हम उसको आकर मान लेते हैं, तो हम उसको पत्रकार मान लेते हैं। कोई अगर कंपोजर है तो हम उसको पत्रकार मान लेते हैं। तो उससे क्या पत्रकार शब्द की गरिमा ठेस पहुंच रही है। हर पत्रकार संपादक नहीं हो सकता है और हर वर्कर पत्रकार नहीं हो सकता है, तो उसको प्रेस परिवार या प्रेस परिषद सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन संगठनों में एक चलन चल गया है कि अगर मेरा ऑफिस में अगर सारे बंदे तो सबका प्रेस कार्ड पत्रकार के नाम से बन जाता है। ये भी एक गलत तरीका है। मैंने आपको क्या कहा कि जब जब चुनाव होंगे, ये सारी परिस्थितियाँ होंगी, क्योंकि चुनाव कैसे होंगे, भीड़ जुटेगी तो चुनाव होगा, और भीड़ होगी तभी जाकर के आदमी चुनेगा कि यार मेरे बंदे जितने ज़्यादा अटैच होंगे, उतना ज़्यादा मेरा संगठन पर दबदबा रहेगा, मेरा कब्जा रहेगा। तो ये चुनाव की जो परिपाटी है, ये अगर जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक आप कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बोल सकते हो, मशीन ऑपरेटर नहीं बोल सकते हो, हॉकर को आप हॉकर नहीं बोल सकते हो, पत्रकार को आप पत्रकार बोलोगे, लेकिन वो शर्म वाली बात है। नहीं तो ये आज जैसे जिला प्रेस क्लबों में जो भारी भीड़ जुटी हुई है, कहते हैं नीमच में 250 पत्रकार है, नीमच में 300 पत्रकार है, इस संगठन में 200 पत्रकार है, उस संगठन में 100 पत्रकार है। अगर वास्तविक पत्रकारिता को चयन करे, प्रेस परिवार को हटा दे, सिर्फ पत्रकार ओरिजिनल लिखने वाला चयन करे, तो मेरे ख्याल से संख्या बहुत कम हो जाएगी। बहुत मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से ये मान के चलो आप 50 के अंदर सिमट करे जाए पूरे जिले के अंदर, अगर ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति रहे तो ये पहल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। इस तरीके की पहल होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये शुरुआत आपने भी मतलब एक जिला प्रेस क्लब का गठन किया, और उसमें चूँकि आप सर्वानुमति से चुने गए, सेकंड बार चुनाव की स्थिति है, आपने कोशिश की थी सर्वोच्च से चुने,
तो आप पहल करेंगे आपके संगठन में सर्वानुमति वाला निर्णय हो ताकि ये विवाद की स्थिति से खत्म हो जाए? 100% मैं यही चाहूँगा कि जो भी संगठन जिसका संस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ, अगर उसके अंदर ये नौबत आती है तो मैं प्रयास यही करूँगा कि वो नौबत आएगी और सर्वानुमति से ही अध्यक्ष का चयन वहाँ पर हो। इससे आपसी विवाद और गिले शिकवे भी खत्म हो जाएंगे। और अगर नहीं भी होगा तो हम सब मिल करके बैठ करके एक पूरी जाजम बिछा करके उस पर बात करके अपनी बात रखेंगे कि क्यों हम बनाना चाहते हैं, क्यों हम सर्वानुमति से इस व्यक्ति को लेकर के आना चाहते हैं, ये हम बताएंगे। ये जो वोटिंग का ये कि पहले एक संगठन बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना। अभी जैसे हमारा लास्ट ईयर जो संगठन था उसके अंदर एक जगह बैठ करके प्रयास किए गए कि यार कुल मिला करके नहीं यार, बोले विष्णु जो अध्यक्ष है वो नहीं चलेगा, तो उसके लिए तोड़ के लिए एक नया अध्यक्ष बनाया गया, मतलब एक नया कैंडिडेट खड़ा किया। कैंडिडेट खड़ा करने के बाद उसने वहाँ पे चुनाव किया, चुनाव हार गया। अब चुनाव जब हार गया, तेरे को लड़ने की इच्छा थी, तूने चुनाव लड़ा, तेरी जो हार गया तो तेरे को हार स्वीकार करके और संगठन के लिए काम करना चाहिए। तुमने हाथों हाथ देर भी नहीं लगी और तुमने एक नया संगठन गठित कर दिया उसी दिन। ये तो मतलब अगर ये बात सर्वानुमति हो जाए तो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत सर्वानुमति तो बनाने का प्रयास नहीं। मैंने क्या कहा आपको कि कुछ कतिपय जो लोग हैं, जिन लोगों को पत्रकारों से और पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है, कुछ कतिपय लोग, और उन्हीं कतिपय लोगों के कारण ये संगठनों का बिखराव बराबर हो रहा है और अभी फिर वापस से नया प्रयास चालू है। देखो नया संगठन बनाने का प्रयास जारी है। तो कहीं ना कहीं से पत्रकारों की छवि तो धूमिल हुई थी। 100% इसका पूरा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो गलत काम करते हैं, बच के निकलने का प्रयास करते हैं कि एक संगठन को साधो, दूसरे को निपटाओ, ये परिपाटी चल रही है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है कि जब आपने सही बोला कि कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ इतने पत्रकार पहुँच जाते हैं जो सक्रिय है ही नहीं है, जिन्हें पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं जैन भाग साधु संत की कथा होती है, कहीं भगवत प्रवचन होते हैं, कहीं कोई दूसरे धरना आंदोलन, वहाँ वो पत्रकार नजर नहीं आते हैं। वहाँ जिनाइन वही पत्रकार नजर आते हैं जो वास्तव में पत्रकारिता कर रहा है, और ये कोई नजर नहीं आता जो एसपी कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरे रहते हैं। मेरा वो क्या था कि वहाँ पे इनको एक एग्जाम तो कंडक्ट करना ही चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिला जनसंपर्क कार्यालय मध्य प्रदेश शासन का है, वो जब लिस्ट यहाँ पे बनती है जिले की, तो एक एग्जाम कंडक्ट करवा लें कि भैया पत्रकारिता का एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उस पत्रकारिता के प्रश्न पत्र को जो भरेगा उसी का नाम सूची के अंदर रखा जाएगा और वही पत्रकारिता की श्रेणी के अंदर आएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि कीचो ना तीर को ना कमान निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये वर्तमान में ये जो शेर है वो सटीक बैठता है, क्या तोप के मुकाबले अखबार आज भी काम कर रहे हैं? या इसमें से वो अकबर इलाहाबादी का जो शेर है उसमें से उसके उनके जमाने के अंदर सोशल मीडिया नहीं थी, तो ये अखबार हटा दो, तो बोले सोशल मीडिया निकालो, सोशल मीडिया निकालो तो अपने आप ढेर हो जाएगी। हाँ ये बात तो है। चलिए आज हम अब राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। राजनीति दृष्टि से क्या नीमच उतनी उन्नति कर पाए जितनी करना चाहिए? देखो नीमच के अंदर यूँ देखा जाए तो जो हमारे संसाधन थे, धीरे धीरे लोको शेड था वो नीमच से चला गया। हमने प्रयास मतलब मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसे कोई उन्नत प्रयास किए कि जिससे वो यहाँ रह जाता। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ पे कमज़ोर है वर्तमान स्थिति में। फिर जो प्रयास हुए भाई चलो मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी गई, लड़ाई लड़ करके और लेकर के आए, उसके अंदर जनप्रतिनिधियों ने भी बहुत सहयोग किया, पत्रकारों ने भी खूब सहयोग किया, पत्रकारों ने भी अपने ज़मीनी स्तर पर जाकर के सामाजिक संगठनों ने उसके अंदर बहुत सारा काम किया, इसलिए आज मेडिकल कॉलेज हमारे पास आ गया। लेकिन जिस तरीके की इंडस्ट्रीज आज बोलते जरूर हैं कि यार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, उद्योग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई अपन उंगलियों पे गिन ले उतने ही उद्योग यहाँ पे स्थापित है। जबकि अगर अपन देखें तो अपने पास में निम्बाड़ा है, अपने पास में मंदसौर है, मतलब वहाँ की स्थिति को देख करके आज अगर हम नीमच का आकलन करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं, ये लोग बहुत आगे हैं हम। इसके अलावा मैं बताता हूँ हमारी मंडी, सबसे मेन चीज़ जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है, या नीमच की रीढ़ की हड्डी है मंडी, अव्यवस्थाओं का अंबार है, वहाँ पे भी स्थितियाँ ठीक नहीं है। वो कमजोरी, इसकी कमजोरी का फायदा उठा करके ये स्थिति हुई कि जो पहले माल सिंगोली से नीमच आता था, रामपुरा से नीमच आता था, वो अब वहीं का वहीं रुकने लग गया, क्योंकि वहाँ की मंडियाँ उन्नत होने लग गई। मनासा के अंदर मंडी उन्नत हो गई, रामपुरा में मंडी उन्नत हो गई, जावत के अंदर मंडी उन्नत हो गई। इस तरीके से जहाँ जहाँ भी छोटी छोटी मंडियाँ खुली हैं वहाँ सब उन्नत हो गई।
फिर इसके बीच में भी थोड़े दिन पहले तो एक दौर आया था कि जब नीमच के जो व्यापारी हैं वो निम्बाड़ा जाकर के माल परचेस कर रहे थे और निम्बाड़ा के अंदर अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए। तो इसका मतलब ये मान के चले अपन कि कहीं ना कहीं यहाँ की मंडी के अंदर कोई ना कोई चूक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चूक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चूक है। तो ये मतलब नीमच को जिस तरह से विकास करना था उतना नहीं हो पाया। इसका विकास नहीं हुआ। जैसे रोड अब 133 करोड़ की हमारे विधायक जी ने स्वीकृत करवाई, अब वो जब बनेगी उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा एक ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। एक हमारे विधायक साहब हमेशा यही कहते हैं कि यार एक बार जिस दिन रिंग रोड बन जाएगा उस दिन नीमच की उन्नति और डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छा, इवन ये देखें अपन कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन गरीबों के आवास के लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और आप कभी देखोगे कि किसी भी शहर का विकास तभी होता है जब वहाँ नहीं। दूसरी बात मैं आपको रोक रहा हूँ, नीमच में बंगला बगीचा की बड़ी समस्या है। ज़मीनें खूब है, बंगलों में ज़मीनें पड़ी है, खेतों में ज़मीनें पड़ी है, बगीचों में ज़मीन पड़ी है, लेकिन इतने साल में कभी कोई गरीब के लिए कॉलोनी नहीं कटी, कभी कोई मतलब आपने देखा होगा विकास नगर कटने के बाद 34-36 का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद अब तक कोई 40 साल में कोई कॉलोनी नहीं कटी है। तो इसके लिए कांग्रेस भाजपा के वो दोनों दलों के नेता जिम्मेदार हैं जो नीमच शहर के प्रति उदासीन रहे 100%। क्योंकि बंगला और बगीचा समस्या, जहाँ जहाँ भी कंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे बंगले की समस्या है। आप मऊ के अगर अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वहाँ पे कंटोनमेंट एरिया था, तो आज वहाँ पे बंगले की कोई समस्या नहीं, लेकिन वो समस्या नीमच में है। तो अपन क्या माने इसको, नीमच में है कि नीमच में पैदा की गई? वो पैदा किसने, वोटों की राजनीति ने उसको पैदा किया। अच्छा, ये जो बड़े बड़े बंगलों पे कब्जे करके बैठे हैं और ये लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, ये लोग किसी के पास 5 लाख स्क्वायर फीट है, किसी के पास 3 लाख स्क्वायर फीट है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इनको 100% गाइडलाइन के हिसाब से सेल कर देना चाहिए या इनको कुछ 10-5% हिस्सा देके सारे बंगले कब्जे में लेना चाहिए? नहीं, इसका एक रास्ता ऐसा निकालना चाहिए कि जिसके अंदर बंगले वाले का भी नुकसान ना हो और सरकार को भी राजस्व की भरपूर प्राप्ति हो। अगर वो 3 लाख स्क्वायर फीट लेना चाहता है तो उसको ये देना पड़ेगा कि यार इतना अमाउंट तेरे को जमा कराना पड़ेगा, तो 3 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर तो मिलेगा। जो इनकी व्यवस्थापन की प्रक्रिया है उसका सरलीकरण कर दें, ऐसा करें कि जिससे सामने जिसका बंगला है उसको भी बाहर नहीं हो और राजस्व की प्राप्ति सरकार को भी हो। ये व्यवस्था ऐसी लागू करनी चाहिए। जो छोटे भूखंडधारी हो तो फिर उनका तो निराकरण हो ही रहा है, कोई 5000 स्क्वायर फीट से कम है। दूसरी चीज़ ये देखा गया है कि नीमच जो हमारा है कि विकास में इतना पिछड़ गया है कि जहाँ हम लोग देखते हैं मंदसौर निम्बाड़ा की बात करते हैं, अभी हालांकि चूँकि मेडिकल कॉलेज दूसरी चीज़ आ गई है, लेकिन बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी होती है। बेरोजगार इतने हो गए कि रोजगार के कोई बड़े साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। देखो, बेरोजगारी की समस्या सिर्फ नीमच की अकेले की नहीं है, तो ये ऑल ओवर कंट्री में बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। आज जो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लागू की है कि दुनिया जो लोग पढ़ाई करके और कॉलेज से बाहर निकलेंगे उनको वो लोग एक भत्ते के रूप में कुछ अमाउंट देंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्टिव है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए कि जिससे हमारा इंडिया ऑल ओवर डेवलपमेंट कर पाए, जिसके अंदर हमारी खुद की व्यवस्थाएं हमारे पास हो, हमारा ही हुकूमत। आज चाइना को अगर अपन देखें तो हमारी आबादी से कई गुना ज़्यादा आबादी है चाइना की, लेकिन आज वहाँ रोजगार की कमी नहीं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा गजब था। आज पूरे विश्व के लोग चाइना के अंदर जाकर के माल खरीदते, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, वहाँ सारी चीज़ें। हमारे को यही करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी नीमच जिले को लेकर के बताया कि जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत होगा वैसे वैसे बेरोजगारी की समस्याएं खत्म होगी। दूसरी चीज़ आइए हम बात करते हैं काला सोना की। नीमच में अफीम उत्पादक जिला है, काला सोना कहा जाता है। यहाँ पत्रकार और तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है और कहा जाता है पत्रकार और तस्कर आपस में जुड़े हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं पत्रकारिता इससे भी प्रभावित होती है। देखो, तस्करी में आरोप पत्रकारों पर और पुलिस पर बराबर ही लगता है। अब पत्रकार, जैसे मैंने एक बार, मेरे को ध्यान है अच्छी तरीके से, हम लोग कश्मीर गए थे, बहुत छोटा था मैं तब, कश्मीर गए थे, तो हमारे को एक पत्रकार साथी ही लेके गया था। मेरे साथ की घटना बता रहा हूँ मैं, मेरे पत्रकार साथी ही लेकर के गया था। हमको सबको घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते एक
आतंकवादी वहाँ पे मिल जाए। हाँ। तो अब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो जानना अलग चीज है, लेकिन उसके साथ में कार्य करना, संलिप्तता, ये गलत है। आप पत्रकार तस्कर को जानता है वहां तक समझ में आती है, पुलिस तस्कर को जानती है वहां तक समझ में आती है, लेकिन संलिप्तता अगर वहां है या आदान प्रदान कहीं है तो वो गलत मामला है। तो तस्करी का जो नेटवर्क अपने नीमच में बहुत तेजी से फैल रहा है, काला सोना भरपूर है, लेकिन ये पैसा जाकर रहा है, नीमच के डेवलपमेंट को लग ही नहीं रहा है। जो 2 नंबर का पैसा है वो नीमच के डेवलपमेंट में खर्च होगा ही, क्योंकि काला सोना बिकेगा 2 नंबर में, और 2 नंबर आदमी कभी भी 1 नंबर में यहाँ आकर के ये नहीं कहेगा कि यार नीमच जिले को ये जरूरत है और मैं दे देता हूँ, क्योंकि लोग उसको नोच खाएंगे। ये स्थिति। अब बात करते हैं नेताओं की। हमारे बीच में 3 विधानसभा सीटें, तीनों विधानसभा आप देख रहा कि अपने आते जाते रहते हैं। तीनों में जावर में 5 साल से सगलेचा जी, पिछले 5वीं बार सगलेचा जी जीते हैं, नीमच में 4थी बार दिलीप सिंह जी जीते हैं, और मनासा से माधव मारू दूसरी बार है। मतलब किसी का 20 साल का कार्यकाल हो गया, किसी का 25 साल का और किसी का 10 साल का। इतना लंबा समय कार्यकाल हो गया था कि ये तीनों जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। जिस तरीके से इनको जनता समर्थन दे रही है, जितना मान सम्मान इनको मिल रहा है, उससे तो निश्चित तौर पे लगता है कि यार जनता की कसौटी पे खरे उतरे हैं। धरातल पे क्या स्थिति है? धरातल की स्थिति को उसी से आंका जाएगा कि जहाँ कसौटी पे जनता ने कसा है, और अगर बार बार उनको मौका दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जनता जो है वो संतुष्ट है, इनके कार्यों से संतुष्ट है, इनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट है। विकास की स्थिति पे, विकास की स्थिति के अंदर मनासा के अंदर अगर अपन जाते हैं तो मनासा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। उसके अंदर आज संभावना पूरी मनासा, पूरे विधानसभा को आप देखो, जावत विधानसभा के डेवलपमेंट को देखो, जावत की शिक्षा की नीतियों को देखो। आज नीमच के अंदर भी वो सब चीज़ों के प्रयास हमारे दिलीप सिंह जी कर रहे हैं। सुधीर गुप्ता जी का कार्यकाल आपने देखा, लक्ष्मीनारायण पांडे का कार्यकाल आपने देखा, मीनाक्षी नटराजन का कार्यकाल देखा, क्योंकि इससे पहले के तो कार्यकाल से तो बात करने के लिए अपने लक्ष्मीनारायण पांडे तो अजय योद्धा थे, तो उन्हीं का कार्यकाल देखते आ रहे थे हम तो। उन्हीं का तीनों जो सांसद रहे, इनमें श्रेष्ठ सांसद कौन है जो लगातार काम कर रहा है और शहर में पूरे क्षेत्र में विकास कर रहा है? आप ये देखो कि सांसद सुधीर जी गुप्ता पहली बार खड़े हुए, कितने वोटों से चुनाव जीते? करीब 3 लाख के आसपास। 3 लाख। दूसरी बार चुनाव लड़े, कितने वोटों से चुनाव जीते? लगभग इससे ज्यादा ही। तीसरी बार चुनाव लड़े, तब कितने वोटों से चुनाव जीते? 5 लाख से ज्यादा। तो मेरा ये कहना है, अब मेरे को बताओ इसमें मेरे को बोलने की जरूरत क्या है? श्रेष्ठता तो उन्हीं में वैसी ही दिख रही है, क्योंकि जब पहली बार चुनाव लड़े तो 3 लाख से जीते, दूसरी बार लड़े 4 लाख से काम जनता आकलन काम के आधार पे ही करती है। जी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ होम्योपैथी की दवाई ली जाती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ आयुर्वेदिक ली जाती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जवाब दे रहे हैं, कुछ ऐसी होती है जब एलोपैथी की दवाई ली जाती है। नहीं, लेकिन जैसा कि लक्ष्मीनारायण पांडे पर उदासीनता के आरोप लगते रहिए कि उन्होंने 20-22 साल वो सांसद रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। मीनाक्षी नटराजन के समय थोड़ा बहुत विकास हुआ, और अब सांसद सुधीर गुप्ता के कार्यकाल में तो विकास की गति दौड़ रही है। आप मेरा ये कहना है, अपन आकलन अगर करें तो लक्ष्मी नारायण पांडे साहब का जो कार्यकाल रहा, ये जो दौर रहा, उस दौर में लोग नाली और खरंजों से खुश हुआ करते थे, लोगों को ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं थी, तो वो लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, भले ही सरकार किसी की भी रहो केंद्र के अंदर, लक्ष्मी नारायण जी पांडे हमेशा जीत करके जाते रहे। क्यों जाते रहे? वो इसीलिए जाते रहे कि उनको मालूम था अच्छी तरीके से कि यार यहाँ लोगों को नाली, खरंजे और अफीम, इसके ऊपर अगर काम करूंगा तो ये काम चलता रहेगा। तो वो लंबे समय तक इन्हीं पे काम करते रहे, और उस समय विकास के ऐसे दौर भी नहीं थे। मीनाक्षी नटराजन का दौर आया, मीनाक्षी नटराजन के दौर के अंदर जरूर ट्रेन चलाने का, स्टेशन के सुदृढ़ीकरण का, फिर रेलवे, ये छोटी सादरी वाली रेलवे लाइन का, ये सब प्रस्ताव उस समय के हैं। लेकिन अब चूंकि लोगों ने नकारा, सांसद सुधीर गुप्ता को मौका मिला, तो धीरे धीरे पहला मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका हम देख ही रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बन गया है, रेलवे लाइन की स्वीकृतियाँ हो गई है, डबल लाइन हो गई है, हमारे यहाँ पे लगभग स्टॉपेज हो गए हैं, ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं यही कारण है कि 3, 4 और 5 मतलब हर बार वोटों का इजाफा। जी, मतलब पत्रकारिता में आपका प्रतिद्वंदी कौन है? पत्रकारिता में मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ, क्योंकि नारद का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था।
नारद थे, नारद के बाद कहीं आए और हम भी उन्हीं के। कभी राजनीति में जाने का सोचा है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं किया। आगे अभी तक तो कोई विचार नहीं है, भविष्य भगवान जाने। चलिए ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। साथ थे राहुल जैन, जो कि नीमच जिला प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष हैं और लीग से हटकर पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता के तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे चर्चा की और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अगली बार आपको सुबह सवेरे में फिर किसी हस्ती से रूबरू कराएंगे और पूछेंगे उनसे अनेक सवाल। देखते रहें नीमच।